नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी जी। तो सीधे जोड़ लेते हैं और तभी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप जोहान्सबर्ग क्यों नहीं गए? और जो उन्होंने प्ले लिया है, जो बहाना बनाया है कि वहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, श्वेतों का नरसंहार हो रहा है, और जब रामाफोसा व्हाइट हाउस आए थे तब भी उन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ वगैरह उनके सामने चला करके उनके साथ लगभग वैसा ही सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी जैसा जेलेंस्की के साथ उन्होंने क्रिएट किया था। तो क्या इनका नहीं जाना दक्षिण अफ्रीका का, रामाफोसा का, और मैं तो कहूंगा कि साउथ ग्लोबल का एक तरीके से उन्होंने अपमान नहीं किया है? एक्चुअली बिल्कुल अपमान किया है। देखिए इनका जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मागा बेस है, ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी तो ये पता लग रहा है कि मागा का जो पूरा जो कैंपेन था, एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, मैं एंटी हिंदू बोलूँगा, एंटी हिंदू जो पूरा कैंपेन था वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की रन कर रहे थे। तो अभी दे आर डबल शॉक्ड कि मागा हैज़ बीन टेकन फॉर अ राइड। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो ये बात कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द पाकिस्तानी इनपुट्स, बांग्लादेशी इनपुट, इससे डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। और सी पाकिस्तान, इफ यू इंपोर्ट पाकिस्तान देन ओनली यू हैव ग्रूमिंग गैंग्स, जैसे यूके में हुआ था, हो रहा है। तो दी उन्होंने अपमान भी किया ग्लोबल साउथ का। और मैं ये पूछूंगा कि ग्लोबल इन्होंने अपमान कब नहीं किया? एंग्लो सैक्सन्स ने हमेशा रेसिज्म यूज किया है अगेंस्ट ब्राउन पीपल, ब्लैक पीपल, डार्क पीपल। तो ये कब नहीं किया, ये पूछने की बात है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका गए नहीं बिकॉज अपमान हुआ। उन उसके ऊपर तो रामाफोसा हिमसेल्फ वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि आपने व्हाइट हाउस में अंगोला के वीडियोस दिखाए थे। बिल्कुल। रामाफोसा इज ए पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इज नॉट ए, उसको व्हाइट्स ने भी इलेक्ट किया है। व्हाइट्स का ही इज द, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में उसके ऊपर लोग बोलते हैं कि ही इज अ व्हाइट मैन्स ब्लैक प्रेसिडेंट, व्हाइट मैन्स ब्लैक प्रेसिडेंट, उसको ये बोला जाता है। और वो अपने साथ नोबेल लॉरिएट्स को लेकर आया था, इंक्लूडिंग ए गोल्फ चैंपियन हु इज अ व्हाइट गाय फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो तो बोला ये भी तो मेरे साथ आए हैं, आप इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? और सबने एग्री किया कि वो इमेजेस साउथ अफ्रीका की नहीं थी, एंड दैट इज अ फैक्ट कि ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ रामाफोसा जी, so black president of South Africa defends white farmers more than the black people of South Africa. That's a historical fact. जैसे भारत में कोई भी मोदी जी को अक्यूज नहीं कर सकता कि उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कोई शोषण किया हो, कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट हिंदूज कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा हिंदुओं के लिए भी ज्यादा बात करिए, एक बार मुंह खोल दीजिए, बस कुछ मत करिए। तो सेम इज हैपनिंग। तो लेकिन इसका रीजन कुछ और है। आपने तो अपमान तो उन्होंने किया ही है। मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन से अगर आगे चलता हूँ, तो जी। मेन रीजन जो है वो ये है कि साउथ अफ्रीका इज नॉट गिविंग अमेरिका माइनिंग राइट्स। इट इज नॉट अलाउइंग यूएसए टू mine indiscriminately in Zambia, Zimbabwe, even in Congo and Namibia. These all four areas. ये मेन रीजन है। जहां तक कि अगर आप देखें नामीबिया को भी, नामीबिया में बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका उसको रूल करता था पहले एज ए वेस्ट, साउथ वेस्टर्न जर्मनी, जर्मन कॉलोनी थी वो। और इंडिया हैज टेकन ए लीड ओवर देयर। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी गए थे नामीबिया, इंडिया हैज टेकन लीड ओवर देयर अलोंग विद रामाफोसा। इसलिए रामाफोसा ने भी कमेंट दिया, नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम, बोला उन्होंने। तो वो दिन चले गए जब अमेरिका कुड हैव चेंज रिजीम्स। अब उनके सारे गेम्स मालूम है, जेन जी का गेम हो गया, अपोजिशन को प्रमोट करने का गेम हो गया। वो जितने भी ट्रेडिशनल अमेरिकन हथकंडे थे वो सबको पता लग गए। तो इट वाज अ डिप्लोमेटिक डिफीट बिफोर द विजिट। और प्रधानमंत्री मोदी तो मिलना ही नहीं चाहते।
अगर वो आते तो शायद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं जाते, अगर नहीं आते तो। जाते, नहीं जाते। सो देयरफॉर ही न्यू द राइटिंग ऑन द वॉल। अब वो बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली क्या नोचेगी, तो इस तरह का सवाल है। पहले इन्होंने कहा कि हम बायकॉट कर रहे हैं, फिर किसी ने इनसे कहा कि बायकॉट करना ठीक नहीं होगा, अगले साल तो आप ही को अध्यक्षता करनी है। फिर उन्होंने कहा कि हम एक राजदूत को प्रतिनिधि बना करके भेज देते हैं। एक तो ये शिफ्ट। नंबर दो, रामाफोसा ने कहा कि खाली कुर्सी को हम अध्यक्षता सौंप देंगे, इनके भेजे हुए किसी राजदूत या किसी प्रतिनिधि को नहीं सौंपेंगे। उनको खुद आना चाहिए था या किसी मिनिस्टर को भेजना चाहिए था, तब एक डिग्निटी होती है अमेरिका की भी और हमारी भी। तो ये जो बात यहां तक पहुंच गई है, ये तो बहुत विकट स्थितियां हैं आदित्य जी। बिल्कुल है, बिकॉज ये देखिए, रामाफोसा इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ अफ्रीका यूनियन। अफ्रीकन यूनियन एशिया के बाद इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि भारत चीन के बाद अफ्रीका का नंबर आए, अमेरिका का नंबर ना आए, यहाँ तक भी हो सकता है, बिकॉज द अफ्रीका यूनियन इज यूनाइटिंग टू रीडिस्कवर their रूट्स। और प्रधानमंत्री मोदी का अफ्रीका फोकस इज ए रिमार्केबल इनिशिएटिव बाय इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि मिनरल्स में दुनिया का नंबर 1 कंट्री होने जा रहा है। 80% ऑफ कोबाल्ट और बेसिक जो बेसिक जो बैटरीज में यूज होते हैं, लिथियम और ये सब में, कम्स फ्रॉम कॉन्गो, जस्ट 1 कंट्री। और उस पे पूरा अमेरिकन कंट्रोल है, पूरा का पूरा। डीआरसी डीआरसी में कॉन्गो की, रवांडा की लड़ाई अमेरिका की वजह से। सो अफ्रीका नोज दैट। तो रामाफोसा का जो ये स्टेटमेंट है, दैट इज डिफेंडिंग द अफ्रीकन यूनिटी। कीनिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, और घाना, आइवरी कोस्ट से लेके अल्जीरिया, मोरक्को, वहां से लेके साउथ अफ्रीका तक, ऑन आइदर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका, एक देर इज ए डिफाइंड एंटी यूरोपियन, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट। और जो उनको उन्होंने स्टेटमेंट बोला है, वो लिटरली ये है कि अफ्रीका कॉम को बंद करो सिटिंग इन जर्मनी। अफ्रीका कॉम हेडक्वार्टर्ड इन जर्मनी, नॉट इन अफ्रीका। और जिस तरह बुर्किना फासो जैसे कंट्रीज ओपनली फ्रेंच के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसी तरह साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट ऑल ब्रिटिश अमेरिकन इंपीरियलिज्म। चल रहा है वहां पे, खत्म नहीं हुआ है कुछ भी। वो चल रहा है चर्चेस के माध्यम से, कि चर्च जो है किस तरह वहां की जो पॉपुलेशन को रेडिकलाइज भी कर रहे हैं, प्लस डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपका एकदम सही पॉइंट है, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट। और आज की तारीख में दुनिया के साथ आप बेहतर रिश्ते, बेहतर समन्वय, बेहतर संवाद करके आगे बढ़ सकते हैं, या दुनिया भर को आंखें दिखा करके, घुड़की दिखा करके, धमकी दे करके, रिश्ते खराब करके आप आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा अमेरिकन को खराब आदत पड़ गई थी पिछले सालों में, पिछले दशक में, इस दशक में नहीं, पिछले दशक में, कि लोगों को आप डरा के, धमका के, क्योंकि जब भी ये लोग बात करने आते हैं रूम के अंदर, ये सभी बातें नहीं होती अंदर, स्ट्रेट बातें होती है। यू नीड टू गिव मी दिस, यू डिडंट डू दिस, यू डिडंट डू दिस, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की बातें होती है। जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे इस बार ट्रम्प से मिलने के लिए, इफ यू रिमेंबर, फरवरी में आए थे, हाँ, फरवरी में। फरवरी में आए थे। तो फरवरी में जब आए थे, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का बॉडी लैंग्वेज, उनके अंगूठे मूव कर रहे हैं। हाँ, मुलाकात के बाद जब बाहर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो मोदी जी उखड़े हुए थे थोड़े से। हाँ, उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, ऐसा मैंने कभी मोदी जी को देखा नहीं। बिल्कुल। मोदी जी का फिंगर स्ट्रेट रहता है, हाँ, कॉन्फिडेंट हाँ, रहता है ना। तो वो जब मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि बात ठीक नहीं हुई। बिल्कुल। और और उसके बाद से आप देखिए ना, एक बार भी मिले नहीं मोदी, एक बार भी नहीं मिले। जहाँ भी है, जयशंकर जी गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए, कहीं मिले नहीं।
क्योंकि उस रूम में बातें वैसी हुई होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमेरिकन्स का एक पुराना टेक्निक था, प्रेशर डालो, ओह यू डिडन्ट डू दिस, ओह वी आर गोना डिस्ट्रॉय यू, ऐसे बातें होती हैं अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। वी विल डिस्ट्रॉय यू, वी विल टेक केयर ऑफ यू, वी विल रिमूव यू, ऐसे करके बातें करते हैं ये अंदर रूम के अंदर, बंद रूम के अंदर। शिष्टाचार नहीं है कहीं पर भी, रिस्पेक्ट नहीं है। स्पेशली ब्राउन, ब्लैक, जो भी स्किन कलर से इनके जैसा नहीं है, उसके प्रति बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये तो कैथोलिक चर्च से भी आता है, ये प्रोटेस्टेंट चर्च से भी आता है, और इनका एक कल्चर भी है, अमेरिकन कल्चर। पहले क्या होता था, कांग्रेस के ज़माने में मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह तो चुप रहते थे। वो कोई भी अमेरिकन डेलीगेट आता था, सेक्रेटरीज़ बात करते थे बड़े रिस्पेक्टफुली, जैसे गॉडफादर है ये। लेकिन ये जो भारत प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये इस तरह के नहीं हैं, ये अलग तरीके से बात करते हैं, और टीम भी थोड़ा बदल गया एटीट्यूड में। आपने जयशंकर जी हाँ, को देखा ही है, किस तरह बात की जाती है, दो टूक जवाब दिए जाते हैं। तो ये जो पूरा जो इनका जो प्रेशर टैक्टिक्स था, एक्सपोज़ हो चुका है। अब आपको चाइनीज़ डेलीगेशन को देखना पड़ेगा कैसे बात करते हैं अमेरिकन से। चाइनीज़ डेलीगेशन बंद रूम में वही भाषा यूज़ करते हैं विद 10% मोर। बड़े-बड़े एफ वर्ड यूज़ किए जाते हैं बाय चाइनीज़ डेलीगेशन। मतलब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ने बोला, व्हाट द, ऐसे करके उठ के खड़े हो गए, यू नो। उसी तरह का एटीट्यूड अब भारतीय डेलीगेशन ने भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। सही। एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं उनके जैसे, क्योंकि हमारी भाषा नहीं है, हम उस तरह बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन टोन में और अच्छे शब्दों का प्रयोग करके वी आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज विद जयशंकर जी। तो और अभी बाकी कंट्रीज भी सीख गई है। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ओपनली बोलते हैं, नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम। सो और बाकी कंट्रीज भी अगर आप देखेंगे कि नॉन यूरोपियन ब्राजील के कंट्रीज। राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये कोई शहंशाहों का अब युग नहीं है कि आपको हम शहंशाह मान लें और जो आप कह रहे हैं वो हम स्वीकार कर लें। सो सो ये जो जो नया जो एटीट्यूड है, अब अमेरिकन को रैटल्ड है, क्योंकि सेना से कुछ कर नहीं सकते। दे कांट डू विद देयर आर्मी। वेनेजुएला पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट अदर कंट्रीज। सो द पॉइंट इज कि अब समय बदल चुका है, एंड ऑल्सो भारत का जिस दिन डिपेंडेंसी थोड़ा और कम होगा अमेरिका के ऊपर आर्म्स के ऊपर, आई थिंक दैट विल बी द गेम चेंजर कंप्लीटली। लेकिन अभी तो बस ये दिख रहा है कि डिप्लोमेटिकली द लैंग्वेजेस हैव चेंज, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग टॉट हाउ टू बिहेव, ये चल रहा है। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि मोदी जी बिना बोले भी बहुत बड़े और कड़े संदेश डोनाल्ड ट्रंप तक भेज रहे हैं। कम से कम 4 ऐसे मौके आए जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती थी या डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मोदी जी रहें ताकि कुछ बीच का रास्ता अख्तियार करने का मौका मिल जाए। जब कनाडा में थे तो वॉशिंगटन बुलाया कि यहाँ से होते हुए निकल जाइए। इसके बाद सितंबर में यूएन असेंबली को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क जाने का एक मौका था, वो टाल दिया मोदी जी ने। फिर जब ये गाजा पीस समिट के नाम पर जमावड़ा हुआ इजिप्ट में, तो वहां भी जो 20-22 राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया, तो प्रधानमंत्री को भी याद किया गया, लेकिन उन्होंने वहां एस जयशंकर को भी नहीं भेजा, जूनियर राज्य मंत्री को भेज दिया विदेश विभाग के। इसी तरीके से मलेशिया में जो अभी समिट हुई थी, वहां भी मोदी जी नहीं गए। अब यहाँ पर जोहान्सबर्ग में जब उनको पता लगा कि ट्रंप नहीं आ रहे हैं, तो वहां पहुंच गए। तो मोदी जी बहुत सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं, कूटनीति से ही संकेत दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, मतलब मोदी जी मास्टर क्लास लगा रहे हैं ट्रम्प पे, क्योंकि ट्रम्प को ये लग रहा था कि अमेरिका को ऐसा लगता था कि वो इनविंसिबल है, अनअवॉइडेबल है। अब उसको लग रहा है कि पूरा दुनिया अमेरिका को फोर्स कर रहा है कि आप उस आइलैंड में ही रहो जहाँ पे अभी हो, बाहर मत आओ। और अमेरिका के चारों ओर आप देखेंगे एक तरीके का विद्रोह है, कनाडा से विद्रोह है, मेक्सिको में जो भी किया पिछले हफ्ते क्लॉडिया शeinbaum के विरुद्ध, वो तो डायरेक्टली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोलता जेंजी प्रोटेस्ट में। फिर उसके बाद अल साल्वाडोर में जो विद्रोह चल रहा है, जहाँ पे बुके है, जो कि सपोजिटली द ब्लू आइड बॉय ऑफ ट्रम्प, उसने भी बोला कि भाई आपकी इकोनॉमी चरमरा रही है, उसके भी शब्द है।
प्लस कोलंबिया के प्रेसिडेंट, प्लस वेनेजुएला तो ऑलरेडी आपको मालूम है, इक्वाडोर, इक्वाडोर जबकि प्रो इक्वाडोर और चिले, जहाँ पे प्रो ट्रम्प, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को अपोजिशन में उनको अपोजिशन में रखा गया, दे कुडंट विन। तो टोटल जो विद्रोह है लैटिन अमेरिका से, प्लस कनाडा से, प्लस यूके से भी है, कीर स्टारमर, तो ये आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है, और आइसोलेशन से निकालने का एक ही चाबी है, मोदी जी। और अगर आप भारत की बुराई करेंगे तो मोदी जी है एक्चुअली, देखा जाए तो चेस गेम में बाय बीइंग साइलेंस उन्होंने एक सबक भी सिखाया है, और प्लस भारत ने कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, कोलंबिया के साथ, इक्वाडोर के साथ, चिले के साथ, इंक्लूडिंग इवन वेनेजुएला के साथ, ब्राजील के साथ, इन सब के साथ साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप को इंक्रीज किया है। तो इग्नोर प्लस इंक्रीज ऑन रिलेशनशिप पोटेंशियल्स, प्लस अफ्रीका आल्सो, प्लस यूके, प्लस फ्रांस, प्लस जर्मनी, तो एक तरीके से कॉर्नर कर दिया है पूरे अमेरिका के साथ। तो दैट इज अ मास्टर क्लास, आई थिंक मोदी जी करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत में है, उन्होंने दिखाया। और ये जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके एक ग्रुप बनाया है भारत ने। G20 समिट में बहुत सारे हाइलाइट्स हैं। एक है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और कनाडा आपको लग ही रहा है, उसको पता ही लग गया कि खालिस्तानी इज अ प्रॉब्लम फॉर देम आल्सो, इट्स अ स्मॉल माइनॉरिटी विद इन कनाडा। 200 कार होंगी, 400 कार होंगी, 500 फैमिलीज होंगी, 1000 फैमिलीज होंगी, बट कैन नॉट। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दोनों में खालिस्तानी मूवमेंट बड़ा प्रोमिनेंट भी है। मैं इसको उससे इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोज आर द बॉटलनेक्स बिटवीन इंडिया और दोज कंट्रीज रिलेशंस। लेकिन ट्रेड डील साइन करने के बाद सडनली उनकी गवर्नमेंट्स ने उस पे भी कंट्रोल करना शुरू किया है, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका था ही, बिकॉज बिना अमेरिका की ये कंट्रीज अपनी आंख भी नहीं उठाएंगी। तो सही वहां है। पर भी चेकमेट है, बिकॉज अमेरिका में ही ये सारे मूवमेंट्स जो है शुरू हुए थे, यूमा वैली से, मैं कैलिफोर्निया में हूँ, यहीं पे सेंट्रल, वहीं से शुरू हुए। सो कहीं ना कहीं मोदी जी ने डूइंग दिस। अच्छा, इसको आप ये बात इंक्लूड नहीं करिएगा कि भारतीय नेवी 200 शिप की नेवी बनने वाली है। इंडियन नेवी इज एडिंग अ शिप एवरी 40 डेज। अमेरिका बाकी सब चीजों को इग्नोर कर सकता है, मिलिट्री इज समथिंग दे नोटिस ऑल द टाइम। इसलिए उन्होंने तेजस पे अटका के रखा है, और दुनिया में एक ही कंट्री से डरते हैं, वो रशिया। तो तो अगर आप सारी चीजें देखिए, चाइना से भी नहीं डरते हैं, इंडिया से भी नहीं डरते मिलिटरीली। वो तो अभी टेस्ट नहीं किया है, जिस दिन टेस्ट होगा तो पता लगेगा। लेकिन रशिया से, तो इंडियन नेवल बिल्डअप प्लस डिप्लोमेटिक कंट्रोल जिस तरह मोदी जी दिखा रहे हैं, आई थिंक इट इज लाइक ए सुपरनोवा इफेक्ट। तो इसलिए सब चुप है, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स बोल रहे हैं कि वी कांट पुट प्रेशर। 1971 को याद करेंगे तो पता लगेगा, डिएगो गार्सिया से और प्लस 7th फ्लीट का प्रेशर आया था। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इज डन। तो इसलिए और भी ज्यादा बेचैन है कि कोई लेवरेज नहीं रहा। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी लेवरेजेस में काम करती है, किससे हिलाया जाए। पहले क्या होता था, करप्ट मिनिस्टर्स, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे आज भी थोड़ा सा मुझे उस पर क्वेश्चन है कि नो सर्विंग इंडियन ऑफिसर और मिनिस्टर के बच्चे अमेरिका में न पढ़े, नहीं तो वो लेवरेज होते हैं, सारे लेवरेजेस होते हैं, और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं लेवरेज यूज करने के लिए, इंक्लूडिंग अगेंस्ट यूके, उनके सबसे सपोजिटली बेस्ट फ्रेंड। तो उसके विरुद्ध भी उन्होंने लेवरेज यूज किया है। प्रिंस हैरी को लॉस एंजलिस में घर, उसका लेवरेज का अप्रूवल गवर्नमेंट से आया था, फेडरल गवर्नमेंट से आया था। दीज आर द स्मॉल स्मॉल लेवरेजेस दे यूज। लेकिन तो जैसे रशिया के अगेंस्ट किसी भी हद तक चले गए, जैसे कि उनके फॉरेन एसेट्स को सीज कर दिया, अब उनको डोनेट कर रहे हैं यूक्रेन को, अभी वापस करने वाले हैं बाय द वे, वो चेंज होने वाला। सो भारत हैज टू किसी भी लेवरेज पे डिपेंडेंट ना रहे, मोदी जी ने सारे लेवरेज छीनने शुरू कर दिए। लेकिन हुआ क्या है इधर, बेसेंट हो, नवारो हो,
एक इनका वाणिज्य मंत्री था, वो बहुत ही गंदी जबान है। इन सब ने थोड़ा-सा बकना बंद किया है। कोई संकेत संदेश ऊपर से आया होगा क्या कि थोड़ा कान दबा करके बैठो, संभावना है कि कुछ, क्योंकि इधर ये भी सुनने में आ रहा था, आदित्य जी आप कंफर्म करेंगे, कि गैस और ऑयल थोड़ा बहुत हम अमेरिका से खरीदना शुरू करें, क्योंकि वो खाड़ी के देशों के मुकाबले फिर भी सस्ता पड़ेगा। कुछ ऐसे संकेत हैं। और ये भी कि थोड़ा-सा रूस से कम करके अमेरिका से वो लिया जाए। F-35 की बात चल रही थी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे पक तो रहा, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया है कि तेजस को लटका करके रखो। और एक और बयान इस बीच आया है। राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि अगले साल यानी 2026 में हम जेट के अपने इंजन का उत्पादन शुरू करेंगे। ये जो बयान है, ये अमेरिका को शायद थोड़ा-सा बैकफुट पर धकेलने के लिए उन्होंने कहा है। और ये सीरियस मूव हो सकता है इंडिया का, क्योंकि कुछ कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से दुनिया की कॉन्टैक्ट किए गए हैं, संपर्क स्थापित किए गए हैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ आकर के जेट इंजन बनाइए। कि भारत ने जेवलिन भी खरीदा है, भारत ने कुछ अदर सिस्टम्स भी खरीदे हैं। पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे आता हूँ। नेचुरल गैस अमेरिका का बहुत हाई क्वालिटी का होता है, सो दैट इज ए वेरी नेचुरल। तो वो तो अमेरिका, वो हरदीप सिंह पुरी जी की स्टेटमेंट भी है, वेयर विल गेट चीप ऑयल और चीप गैस विल बाय इट। तो वो तो क्लियर स्टेटमेंट है, तो रशिया को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का पॉलिसी है। और रशियन ऑयल का थोड़ा सा प्रोडक्शन का इश्यूज हुआ है बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन हाँ, अटैक। कुछ कंपनियों पे पाबंदी वगैरह लगाई है इन्होंने। हाँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा अफेक्ट हुआ है, बट इट्स नॉट मेजर। आई एम श्योर कि 1-2 महीने में यू विल सी दैट ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स आल्सो, क्योंकि भारत के पास डिपॉजिट्स है, रिजर्व्स है इससे। आपका तीसरा पॉइंट जो है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा लेवरेज भारत के विरुद्ध है करप्ट ऑफिशियल्स, करप्ट मिनिस्टर्स। इससे बड़ा कोई लेवरेज नहीं है अमेरिका का। और वो पुराने करप्शन से, पुराने कनेक्शन से, और कहीं पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा जुडिशरी के बारे में। मेरे को कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूँ बस। वो चेक करना पड़ेगा भारत को कि वो क्या कनेक्शन। नाउ कमिंग टू, आपने बात किया इंजन्स के बारे में। इंजन वाज ए बिग लेवरेज यूज्ड बाय देम टू डिले द तेजस प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं बिल कहीं कहीं एचएएल डिजाइनर्स को भी मैं ब्लेम करता हूँ, बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, कि आप कोई डिजाइन करते हैं तो कंटीजेंसी के लिए डिजाइन करते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका क्या कर सकता है, लेवरेज बना सकता है। इतना तो सोचने का, अगर आप और मैं सोच सकते हैं, तो ये लोग तो बहुत एडवांस साइंटिस्ट हैं। तो दे शुड हैव केप्ट दैट लेवरेज पॉइंट इंटैक्ट। लेकिन कोई बात नहीं, राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। साफरान के साथ भी टाई अप है, और हो सकता है गोदरेज की मदद से हमारा कावेरी जीटी इंजन विल कम आउट फ्लाइंग। ऑलरेडी चल रहा है, उसका शायद D1 मॉडल बोलते हैं, दैट इज यूज्ड अगेन विद यूसीएवीज। और शायद वो एक और उसका एडवांस वर्जन आ जाए जो तेजस में भी यूज हो सके। बिकॉज जहां तक भी अमेरिकन डिफेंस, उनके जो एक्सपोर्ट्स अदर देन गन्स, अदर देन M777 जो कि सिर्फ एक काइनेटिक फोर्स है, जो एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक पोसाइडन, और जो कि एक्चुअल कॉम्बैट में यूज हो सकते हैं एयरक्राफ्ट के, दोज थिंग्स हैव टू बी अवॉइडेड। और जैसे F-35 बेच रहे थे, भारत ने उनको बोला कि वी विल यूज अगेंस्ट पाकिस्तान इफ यू हैव टू, और अगेंस्ट यू इफ यू हैव टू। तो डर गए, पीछे हट गए। दैट्स द मेन रीजन व्हाई F-35 डील गॉट ऑफ द टेबल। F-35 कुछ खास एयरक्राफ्ट भी नहीं है, भारत ने दिखा भी दिया। सो भारत विल मोस्ट प्रोबेबली, उनको मालूम ही है कि अभी पुतिन आने वाले हैं December 5 को। अभी वो, तो इसके लिए पीटर नवाहो, फिर उनके जो 2-3 लोग हैं, बेसेंट, स्कॉट बेसेंट और एक और है, इन तीनों को चुप रहने के लिए बोला गया है, बिकॉज इंडिया हैज टेकन डिसाइसिव स्टेप्स विद रशिया ऑन मेनी फ्रंट्स। कुछ तो सबको मालूम है, Su-57 के बारे में मालूम है, बट देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज ऑन न्यूक्लियर प्रोपल्शन और मिनिचराइजेशन ऑफ प्लूटोनियम रिएक्टर्स,
और वैसे और भी दिसंबर के पहले सप्ताह में पुतिन आ ही रहे हैं, तो हाँ, एक ये भी डर होगा कि कहीं कोई बड़ी घोषणाएं ना हो जाएं। वो तो होंगी, उनको हम्म। मालूम है होंगी। और भारत, और जिस तरह जयशंकर जी गए, जो कि इनका कंडीशन था कि आप रशिया से रिलेशन कम करिए। अब वहाँ पे वो गले मिल रहे हैं, प्रेज़िडेंट पुतिन पर्सनली आके मिले, किसी को मिलता नहीं है वो। इट्स अ बिल्कुल। रेयर ऑनर फॉर इंडिया। और मिल के आके हाथ मिलाते तो पूरा तो आग लग गया होगा इनके लेवरेज इंडस्ट्री में। मैं इसको सही। लेवरेज इंडस्ट्री बोलता हूँ, इसको डिप्लोमेसी तो है नहीं वहाँ पे। और और एक बात और आप ध्यान रखिए, सडनली स्टेट डिपार्टमेंट गायब है। सारी पॉलिसीज़ व्हाइट हाउस से बन रही हैं। तो आपके जो 15,000 लोग काम करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, उनका क्या? पर रूबियो तो इनके काफी नजदीकी बताए जाते हैं। रूबियो, अगर आप पिछले इलेक्शन सीज़न देखें, उन्होंने बुलाया था द लिटिल फिंगर मैन इसको। ट्रम्प को बोला लिटिल फिंगर मैन, और ट्रम्प ने इनको बोला लिटिल मार्को। तो एंग्लो सैक्सन्स का रिलेशन, और ये कैथोलिक है, और वो आई डोंट नो व्हाट इज़ ही, बट जनरली एंग्लो सैक्सन मानते हैं अपने आप को। बट वो भी कैथोलिक है एक तरीके से, प्रेज़िडेंट ट्रम्प भी। तो क्या रिलेशनशिप होगा इनके बीच में, आप समझ सकते हैं। सही तो है। इट कैन चेंज एट एनी मोमेंट, व्हेनेवर दे वांट। जी जी। और जी एक बात कंटिन्यू। एक जी। बात आप देखिए, मार्को रूबियो ने अभी स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट यूके। इफ यू रिमेंबर, पिछले हफ्ते ही दिया था कि व्हाई यूके हैज ग्रूमिंग गैंग्स, व्हाट इज यूके डूइंग विद द ग्रूमिंग गैंग। ऐसा बोला था कि यूके नीड सम करेक्शन और इमिग्रेशन पे, व्हिच इज नॉट टेकन लाइटली बाय कीथ स्टार्मर। तो कीथ स्टार्मर बोल रहा है कि आपका देश हमसे बना है, हम आप हमारा चर्च आपको चलाता है, फिर हाउ कैन यू बी सो रूड टू अस। तो वो रिलेशनशिप को मार्को ने अपनी इनएक्सपीरियंस से अफेक्ट किया है। तो यू विल सी मोर क्लोजर मूवमेंट बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स यूके, इग्नोरिंग मार्को। और शायद मार्को वहां पे रिजाइन करे, बिकॉज ट्रम्प जिस तरह ट्रीट करते हैं, स्कूल बॉयज है इनके लिए। जैसे स्कूल में ट्राइट मास्टर बैठते हैं ना, अभी किया नहीं तो स्केल से मारूंगा, ऐसे। दैट्स एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग, आप देखिएगा। बिकॉज यूके के साथ रिलेशनशिप इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर फॉर अमेरिकन हिस्टोरिकली। और सारे चर्चेस जो हैं, प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, वो कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड। यहाँ तक कि जो लिस्ट बनती है कैंडिडेट्स की, उन्हीं चर्चेस में बनती है। तो 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 दिस रिलेशनशिप पे बहुत इंटरनल बवाल इधर शुरू होने वाला है। और अभी हॉलिडे सीजन भी है, और हॉलिडे सीजन में ऐसा कोई भी वो एक्शन नहीं लेंगे अप टू डिसंबर 31st, फर्स्ट जनवरी, जिससे अभी कुछ भी रिलेशनशिप अफेक्ट हो। देयर इज नो स्टाफ। लेकिन एक संकेत और एक संदेश तो चला गया है व्हाइट हाउस तक। हमारा एक्सपोर्ट करीब करीब 8 से 10% बढ़ा है, उसमें कमी नहीं आई है। और ऐसे रूट्स हमने और तलाश कर लिए हैं, ऐसे और डेस्टिनेशन भी तलाश कर लिए हैं। जो अमेरिका को हम भेजते थे वो वहाँ भेजना शुरू कर चुके हैं, कुछ हद तक भेजना शुरू कर चुके, और शायद अगले 4-6 महीने में वो भरपाई भी हो जाएगी। इसीलिए बीच में एक ये बयान भी मेरे पढ़ने में आया था, जब ट्रंप ने कहा था कि हम टैरिफ कम करने के बारे में सोच रहे हैं। टैरिफ तो उनको कम करना ही पड़ेगा, बिकॉज पैरिटी मेंटेन करनी है। कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चाइना पे 0 टैरिफ और भारत पे 50% टैरिफ। तो कम तो करना ही पड़ेगा। और भारत को भी मेरे हिसाब से टैरिफ इंक्रीज करना चाहिए कुछ जगहों पे। एक्सपोर्ट्स टैरिफ, कि जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अमेरिका को, नॉन गुड्स एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, उस पे भारत टैक्स लगाए। बिकॉज ये ये टैरिफ का जो थ्रेट है, लेवरेज है, वो चलने वाला नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक। अभी तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व ब्यूरो ने बोला है कि वी हैव ए वी आर
giving $195 billion more because of tariff. तो tariffs are on American citizens, not on others. तो भारत को एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, then things will become zero. तो एग्जैक्टली वो चाइना ने किया. चाइना इनको इतनी अच्छी तरह कॉपी करता है, और कॉपी किया है उसने हर चीज में, कि उसने अपनी पॉलिसीज भी इनके रेस्पॉन्स भी इनके जैसी बनाई है. तो ऐसा आप ये सोचिए कि भारत के ऊपर या दूसरे किसी भी देश पे चाइनीज फॉरेन पॉलिसी इज एग्जैक्टली लाइक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. लेवरेजेस लेवरेजेस लेवरेजेस. हम लोग लेवरेजेस यूज नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ पे उसको गलत माना जाता है कल्चरली, कि किसी को हम नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करें, किसी की दुखती दर्द पे हाथ ना रखें. वी आर टू नाइस टू पीपल. लेकिन अब जब इन असुरों से आपको डील करना है तो यू हैव टू यूज देयर टैक्टिक्स, क्योंकि वो समझेंगे नहीं. दूसरी बात, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन डिप्लॉयमेंट इन सेशल्स एंड मॉरिशस डिस्ट्रॉयड द इनविंसिबिलिटी ऑफ डिएगो गार्सिया. तब से सब शांत थे. ये 2 ब्रह्मोस गई, बेस खत्म. वो तो आधे पानी में ऑलरेडी है. रनवे खत्म हो गया तो बेस खत्म, उसको प्लेन आप उड़ा ही नहीं सकते. तो उनको 2 मिसाइल चाहिए बस. वो कहीं से भी आ सकती है 360 डिग्री. तो जैसे उनको ये कंफर्म हो गया कि भाई नाउ विल बी पीस, लेकिन उन्होंने फिर चालू कर दिया सेंट मार्टिन आइलैंड. क्योंकि ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है विच इज मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक, और भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी बनती है सेंटकॉम में, नॉट इन वॉशिंगटन डीसी. तो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी बनता है वो बनता है मिलिट्री फर्स्ट, इंटेलिजेंस सेकंड, सिविलियन थर्ड. ये इनका सीक्वेंस है. तो और भारत का फॉरेन पॉलिसी है सिविलियन फर्स्ट, इंटेलिजेंस सेकंड, मिलिट्री लास्ट. तो भारत के लिए एस्केलेशन मैकेनिज्म है. इन लोगों के लिए एस्केलेशन मैकेनिज्म नहीं है, इनके लिए एस्केलेशन डिसेंशन है. तो देयर इज 2 डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी. तो अगर इनको आपको काउंटर करना पड़ेगा, उनको मालूम है उनके पास समय है मिलिट्री तक आने के लिए. इसलिए आपने देखा होगा इंडो यूएस डिफेंस टाइज आर ऑलवेज इंप्रूविंग एज पर अमेरिकन्स. इसलिए तो इसलिए भारत को भी मिलिट्री प्राइमरी रखना चाहिए. डिनाई वन एक्सरसाइज, बिलीव मी, आप एक एक्सरसाइज डिनाई कर दो, लेवरेज इज डन. उछल के आएंगे सामने. और ये जो अकड़ फूं है, ये जो टैरिफ वार है, ये जो बयानबाजियां हैं, ये जो संबंध खराब हुए हैं, इनके चलते क्वाड तो घुस गया. क्वाड का कोई फ्यूचर कभी था ही नहीं, बिकॉज उसमें भारत का पॉलिसी बड़ा सिंपल है. इट इज अ नॉन मिलिट्री अलायंस फॉर इंडिया. उनका पर्पस था मिलिट्री अलायंस. मैंने आपको बताया पहला फर्स्ट इज मिलिट्री. तो उन्होंने ऑकस बना दिया. ऑकस में दम नहीं. तो और भारत ने, और उन्होंने फिलीपींस को ऐड करेंगे. फिलीपींस तो ट्रॉलर नेवी है, उसको तो भारतीय कोस्ट गार्ड पीटेगी. दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस, एंड विच इंडिया शुड नॉट हैव एक्सपोर्टेड मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियर हो सकता है वहां से. क्योंकि फिलीपींस इज पार्शियली कंट्रोल्ड बाय चाइना, पार्शियली कंट्रोल्ड बाय, इट्स ए कॉलोनी. फिलीपींस इज नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री, इट्स ए कॉलोनी, बड़ी अमेरिकन कॉलोनी है. तो फिलीपींस को डाल दिया, विच इज वेरी फनी एक्चुअली देखा जाए तो डिप्लोमेटिकली. तो पर्पस उनका था चाइना को घेरना. और आपको 1945 या उस युद्ध में भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद भी देख सकते हैं, अमेरिका ने वियतनाम के अलावा किसी भी कंट्री में अलोन अटैक नहीं किया है. वियतनाम के बाद वेनेजुएला इज द नेक्स्ट. तो वी 2 वीज, वियतनाम, वेनेजुएला. और वो VI था, ये VE है. तो यहाँ पे हालत बहुत खराब होने वाली है, बिकॉज ऑलमोस्ट बोलीवारियन जो स्टेट्स हैं, almost you are looking at 3 million foot soldiers, more than Vietnam with modern weapons. तो भारत को कहीं पे इनके लिए, देखिए टारगेट कोई चाइना नहीं है, टारगेट रशिया नहीं है, टारगेट हमेशा है भारत. बिकॉज यहाँ पे 60 करोड़ मिडिल इनकम पॉपुलेशन है, और कभी भी चाइना टारगेट नहीं था, न कभी रहेगा. ये सब दिखाने की बात है. डरते हैं रशिया से, तो रशिया कभी टारगेट नहीं रहेगा. क्योंकि रशिया, अगर रशिया बात कर रहा है न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक की, बिलीव मी, टेक इट टू द बैंक, वो करेगा. और उसने दिखाया भी, ओरेस्टनिक को डिप्लॉय कर दिया. उसने दिखाया कि सारमाट को डिप्लॉय कर दिया. तो दैट इज द फर्स्ट थ्रेट दे हैव.
और जिस दिन भारत के पास आईसीबीएम आ गया, भारत ने अनाउंस कर दिया टेस्टेड, उसके बाद से अमेरिका की सारी लेवरेजेस खत्म, डन। तो इसलिए भारत को इन सब चीजों पे थोड़ा सा मेरा मेरा सोचना है ऐसा। देखिए, जो कुछ ये चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी इन्होंने की है सीज फायर को लेकर के, जितने झूठ बोले हैं कि मोदी जी ने मुझसे ये वादा किया, मोदी जी ने मुझसे वो वादा किया, और उससे भी बढ़ करके आसिम मुनीर को 3 बार आपने व्हाइट हाउस में बुला करके जिस तरह से एक तरीके से भारत को चिढ़ाने की कोशिश की है, उसके बाद भी इनकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है ये कहने की कि अगले साल मैं भारत की यात्रा करूंगा। हमारे विदेश मंत्रालय को कहना पड़ा कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी हमारे स्तर पर नहीं है। देखिए क्या है कि एंग्लो सैक्सन में बेशर्मी होती है, लज्जाविहीन सोसाइटी। लज्जा लज्जा तभी होती है, उसको धार्मिक माना जाता है कि आपको शर्म आ रही है बोलते हुए, हृदय में कुछ है। इनका ऐसा नहीं है। इसे व्हाइट लाई, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो ऐसे नहीं बनाए गए कि व्हाइट लाई मतलब कि हु लाई व्हाइट्स लाई। ये दांतों से लाई, लाई थ्रू द टीथ बोलते हैं ना इंग्लिश में, ऐसा होता है। तो और हाँ, वो भी एक डेड इकोनॉमी बता दिया था भारत को। तो अभी ये सारी चीजें मोदी जी भरे बैठे हैं बिल्कुल। देयर इज नो चांस कि भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप्स कभी इम्प्रूव होगा या होने की चांसेस है, क्योंकि डैमेज हैज बीन टू डीप। कुछ इंडियन अमेरिकन जो अपोलोजिस्ट हैं और पागलों के जैसा बिहेव करते हैं, उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, वी वांट बेटर टाइज। अमेरिका डजंट बिलीव इन दोस टाइज। एंग्लो सैक्सन रेस अगर अपने सोर्स रेस यूके के विरुद्ध इस तरह बात कर सकता है, तो व्हाट इज द गारंटी वो इंडिया को कैसे ट्रीट करेगा? ओके, एंग्लो सैक्सन रेस जो अमेरिकन में सेटलर्स का पॉपुलेशन है, ये सेटलर्स की गवर्नमेंट है। तो सेटलर्स की गवर्नमेंट में दे ऑलवेज हैड ए थ्रेट ऑफ इंडिया। आप 1776 के जाके देखिए, 1923 को देखिए। 1923 इंडियंस वर बैंड टू कम हियर, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था विल टेक ओवर द गवर्नमेंट। 1923 की बात है। 1924 में इन्होंने जब नेटिव अमेरिकन को अमेरिकन सिटीजनशिप दी, आप सोचिए, आप किसी घर में आए हैं और बोल रहे हैं घर के ओनर के पेपर मैं दे रहा हूँ, आप उसी के घर में बैठे हुए हैं। सो देयर इज 783 ट्रीटी साइन करी है सेटलर्स ने नेटिव अमेरिकन के साथ, एक भी फॉलो नहीं हुई है, एक भी। तो इनका तो इतिहास है ट्रीटीज तोड़ना और नहीं फॉलो करना। ये ट्रीटी को भी लेवरेज की तरह यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेपर पे लिख देंगे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ $100। पैसा तो है नहीं, वेयर इज द गोल्ड? तो उस प्रॉमिस पे दुनिया चल रही है। आई थिंक जिस दिन इंडिया, जैसे मोदी जी ने एक स्टेप लिया है, बात नहीं कर रहे, अगर वो सेकंड स्टेप ले रहे हैं, आईसीबीएम बनाए, टेस्ट करें, देखिए सब कुछ बदलता है, क्योंकि ये दुनिया ही लेवरेज की है और सिर्फ बोल वचन की है इनके हिसाब से। लेकिन हमारी दुनिया अलग है। हमारे यहाँ क्रेडिट पे काम नहीं होता है, कैश पे काम होता है। अगर आपके बिल्कुल। पास पैसा नहीं है तो आप घर मत खरीदो, इस तरह। सो तो देयरफॉर आदित्य मोदी जी का स्ट्रैटेजी एकदम एक्यूरेट है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन दबा दें। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के पास। और अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते। ऑल वाला बटन दबाएंगे तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।